दोस्तों, आपने अक्सर दो जंगली जीवों की प्रजातियों के बीच होती लड़ाइयों को जरूर देखा होगा। ज़्यादातर लड़ाइयाँ अक्सर शिकार और शिकारी के मध्य में ही होती हैं। शिकारी हमला करता है तो शिकार खुद का बचाव। लेकिन लड़ाइयों के कई अन्य कारण भी होते हैं और ये कारण इतने मजबूत होते हैं कि लड़ाई सिर्फ शिकारी और शिकार के बीच का मामला नहीं रह जाता, बल्कि एक ही नस्ल के दो जीव ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। एक ही नस्ल के जीवों के बीच लड़ाई ज़्यादातर मौकों पर दो नरों के बीच होती है और इन लड़ाइयों के होने का सबसे बड़ा कारण होता है किसी मादा को हासिल करना। इन जीवों को देखिए, इन्हें पानी का राजा कहा जा सकता है। पानी के भीतर इन मगरमच्छों जैसी लड़ने की हिम्मत किसी दूसरे जीव में नहीं होती। ये मगरमच्छ न सिर्फ अन्य जीवों के साथ मारकाट मचाते हैं, बल्कि इनके खुद के बीच भी जोरदार लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें किसी एक मगरमच्छ को अपने जबड़े से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। जैसे कि ये बेचारा मगरमच्छ किसी अन्य नर के साथ लड़ाई के दौरान ये अपना जबड़ा उखड़वा चुका है और इस लड़ाई के पीछे का कारण केवल किसी मादा साथी को हासिल करना ही था। यदि हम एक मगरमच्छ के जीवन पर नजर डालते हैं तो अपना जबड़ा गवा देने से ज्यादा बुरा हादसा इनके साथ और कुछ नहीं हो सकता। असल में मगरमच्छ का जबड़ा उसके लिए उसका सबसे प्राथमिक हथियार होता है और इस हथियार के बिना किसी मगरमच्छ का जीवित रह पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बगैर जबड़े के कोई मगरमच्छ कुछ सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है और उसके बाद मारा जाता है। यानी दो नर मगरमच्छों के बीच हुई लड़ाई में जहां एक विजेता को मादा मिल जाती है, वहीं इस हारे हुए को केवल मौत ही मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जबड़ा तुड़वा बैठा मगरमच्छ दर्द या खून बह जाने के कारण मरता है। दरअसल मगरमच्छ धरती के उन दुर्लभ जीवों में से एक है जिनके जख्म बेहद तेजी से भर जाते हैं। यानी जबड़ा तुड़वाने का दर्द भी ये आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन बिना जबड़े वाला मगरमच्छ ना तो शिकार कर सकता है और ना ही पहले से मरे हुए जीव को ही खा सकता है। यानी जबड़े के बिना मगरमच्छ की मौत का मुख्य कारण होता है भूख। भोजन न मिल पाने के कारण मगरमच्छ दिन प्रतिदिन कमजोर होता रहता है और अंततः मारा जाता है। किसी मादा साथी को तलाश करने की ये लड़ाई केवल धरती पर रेंगने या चलने वाले जीव ही नहीं लड़ते, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में भी ऐसा संघर्ष देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक हमिंग बर्ड दूसरे हमिंग बर्ड को मौत के घाट उतार रहा है। ये लड़ाई भी एक मादा के चलते ही हो रही है। हमिंग बर्ड भले ही छोटा सा पक्षी है, किंतु इनकी चोंच किसी तलवार की ही भांति नुकीली, पैनी और लंबी होती है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला यह पक्षी एक ही सेकंड में 80 बार अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ किसी भी दिशा में अचानक से पलट सकता है। अपनी इस खूबी की वजह से यह हमिंग बर्ड बेहद ही माहिर लड़ाकू होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इस लड़ाई में एक हमिंग बर्ड दूसरे की छाती पर सवार होकर तेजी से अपनी चोंच द्वारा प्रहार किए जा रहा है। ये इतना गुस्से में है कि नीचे गिरे हमिंग बर्ड के मर जाने के बाद भी उसे अपनी चोंचों के वारों से लगातार रौंद रहा है। दोस्तों, जीवन साथी को हासिल करने के अलावा एक ही प्रजाति के दो जीवों में लड़ाई होने का सबसे प्रमुख कारण भोजन और झुंड पर प्रभुत्व हासिल करना है। मादा को हासिल करने के लिए तो न सिर्फ मांसाहारी बल्कि शाकाहारी जानवर भी एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हिप्पोपोटामस जैसे जीवों के मध्य में मादाओं के लिए होने वाली लड़ाइयाँ जंगल में हुई सबसे हिंसक लड़ाई मानी जाती है। हालांकि दो शाकाहारी जानवर कभी भोजन के लिए एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते। भले ही सूखे के मौसम के कारण घास कम उगी हो, फिर भी ये मिलजुल कर और भोजन को बांटकर खाने में ही यकीन रखते हैं। भोजन के लिए भयानक लड़ाइयाँ तो केवल मांसाहारी जानवरों के बीच ही होती है, क्योंकि घास फूस के मुकाबले मांस को हासिल करने में कड़ा संघर्ष जो करना होता है। मांस खाने वाले जानवर अक्सर एक दूसरे का शिकार छीनते हुए देखे जा सकते हैं। जो जानवर एक साथ मिलकर झुंड में रहते हैं, उनमें सबसे पहले खाने का अधिकार उसको होता है जो झुंड में सबसे तगड़ा हो। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ शेरों की प्राइड में शिकार किया शेरनियों ने, किंतु उसे खा रहा है प्राइड का सबसे तगड़ा मुखिया नर। मांस खाते समय शेर अपना गुस्सा अन्य शेरों और शेरनियों को दिखाता रहता है ताकि कोई भी उसके भोजन के पास ना आए, किंतु ये नौजवान शेरनी गलती कर बैठी। ये बेचारी भूखी थी, इसलिए मांस खाते अपने पिता शेर के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गई, जिसकी सजा शेरनी से तुरंत दे डाली। मुखिया शेर ने इस मादा शेरनी पर हमला किया और अपने जबड़े की जोरदार ताकत से बेचारी इस नौजवान शेरनी की
स्पाइनल कोड तोड़ दी। अब ये शेरनी अपाहिज हो चुकी है और कोई अपाहिज शेरनी जिंदा नहीं रह पाएगी। जाहिर है ये शेरनी जल्द ही भूख और दर्द के कारण मारी जाएगी। हालांकि शेर सिर्फ भोजन के लिए ही नहीं लड़ते, बल्कि दो नर एक दूसरे का झुंड हथियाने के लिए भी सबसे भयंकर लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इन लड़ाइयों में जो जीतता है उसे ही झुंड की कमान संभालने का मौका मिलता है। वैसे लड़ाई चाहे मादा के लिए हो, भोजन के लिए हो या फिर झुंड पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हो, अधिकतर दो नर जानवर ही एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। किंतु ऐसा हर जीव के साथ नहीं है। यदि मीरकैट के परिवार से मिलोगे तो यहाँ मामला उल्टा दिखाई देता है। नेवलों के परिवार से संबंध रखने वाले मीरकैट अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख जीव है। इस नेवले को पृथ्वी का सबसे बड़ा कातिल जीव कहना गलत नहीं होगा और इनमें अधिकतर कत्ल मादाओं द्वारा ही किए जाते हैं। इन नेवलों में आकार और ताकत के मुकाबले में नरों की तुलना में मादा कहीं अधिक बड़ी और शक्तिशाली होती है। जाहिर है पूरे झुंड पर राज भी मादा का ही चलता है और राज उस मादा का चलता है जिसके पास सबसे अधिक संतानें हैं। यानी यहाँ संतान उत्पन्न करने को लेकर भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे ही मुख्य मादा को पता चलता है कि कोई अन्य मादा मीरकैट माँ बनने वाली है या माँ बनना चाहती है, तो मुख्य मादा उस माँ बनने की इच्छुक मीरकैट को मौत के घाट उतार देती है। फिर भले ही वो मीरकैट खुद मुख्य मादा की बेटी ही क्यों न हो। इन नेवलों के संसार में 50 के करीब सदस्य होते हैं और इनमें से करीब 80% संतानें एक ही मुख्य मादा द्वारा पैदा की गई होती हैं। यानी मीरकैट के परिवार में भी शेरों की ही भांति लड़ाइयाँ होती हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ लड़ाई में नरों की तुलना में मादा प्रतियोगी हिस्सा लेती हैं। दोस्तों, झुंड पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई में भेड़िया सबसे आगे होते हैं। भेड़ियों के मध्य में लड़ाई एक या दो सदस्यों के बीच तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इनमें पूरे के पूरे झुंड ही लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। भेड़ियों के झुंड में लड़ाई की सबसे प्रमुख वजह होती है इनका एक दूसरे के इलाके में घुस आना। कई बार शिकार की कमी के चलते भेड़िया नए स्थानों की तलाश में अपने इलाकों को छोड़ देते हैं, किंतु जब ये घुसपैठी भेड़िया नए इलाके में पहुंचते हैं तो नए इलाके में मिली पहले से रहती अन्य भेड़ियों की गंध से अपना इलाका छोड़ा एक घुसपैठी भेड़िया तुरंत सचेत हो जाते हैं। असल में कुत्तों की ही भांति भेड़िया भी खुद के इलाके में मौजूद सभी पेड़ों और झाड़ियों आदि पर अपने मूत्र का छिड़काव करते हुए अपने इलाके को चिन्हित करते हैं। इस गंध का एक ही मतलब है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। भेड़ियों की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये हर भेड़िया द्वारा छोड़ी गई मूत्र की गंध को अलग अलग पहचान सकते हैं। यानी सिर्फ इस गंध से ही घुसपैठियों को अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में पहले से रहते भेड़ियों की कुल संख्या कितनी होगी। बस इस संख्या के आधार पर ही घुसपैठिया भेड़िया फैसला करते हैं कि लड़ना है या आगे बढ़ जाना है। यदि इन्हें लगता है कि यहाँ पहले से रहते भेड़िया संख्या में कम और कमजोर है तो घुसपैठी भेड़िया बिना कोई देरी किए आक्रमण कर देते हैं। भेड़ियों के बीच हुई इस लड़ाई में कुछ ही घंटों में कई दर्जन भेड़िया मारे जाते हैं। दोस्तों, भले ही एक ही प्रजाति के दो जीवों के बीच हिंसक लड़ाइयाँ गलत लगे, किंतु प्रकृति हमेशा संतुलन बनाकर चलती है। इस तरह की लड़ाइयाँ किसी जीव की संख्या को नियंत्रित करने में बड़ा योगदान देती हैं। यदि ये लड़ाइयाँ बंद हो जाए तो इन जीवों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो जाएगी, जिस वजह से सारा प्रकृति चक्कर ही बिगड़ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।